नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 18 अक्टूबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष अधिकार है। यह कथन एकदम सत्य है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। दूसरा कथन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम की प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के तहत संसद में पारित किया गया था। तो अतः आंसर केवल एक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह खबर आई है युवराज सिंह, जो कि हरफन मौला खिलाड़ी हुआ करते थे, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो आईपीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति रोकथाम अत्याचार अधिनियम की धारा 31U की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना, और 153B यानी 153A और B के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि बेल पर वह बाद में छूट गए और उन्हें 3 घंटे तक हिरासत में रखा गया था। किसी जाति विशेष के संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी कर दी थी, यही कारण है कि यह मामला सामने आया है। तो अनुच्छेद 17, जिसे अस्पृश्यता का अंत कहा जाता है, सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है। इस अनुच्छेद का कोई अपवाद नहीं है, यानी किसी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17, जो कि मूल अधिकार के में निहित है, याद रखना, और उसमें भी मूल अधिकार में भी जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शिक्षण स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह समानता के अधिकार के अंतर्गत है अनुच्छेद 17। और अनुसूचित जातियों जनजाति अधिनियम, तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को 11 सितंबर 1989 में ही भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया। तो इसके तहत ढेर सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो यह जो है अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है। तो यह अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाए जाने, ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का भी प्रावधान करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सर सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो यहाँ पर पहला कथन है, वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ये कथन एकदम सत्य है। भारतीय शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें कैसरे हिंद से सम्मानित, यह कथन असत्य हो जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय से ही उसके आलोचक थे, यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर 1 और 3 होगा। तो यहाँ पर दूसरे का उत्तर है सी। तो सर सैयद अहमद खान, जो कि आज के द हिंदू में आया हुआ है, द फाउंडर ऑफ मिनी इंडिया इनको कहा जाता है। इनके बारे में यह बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। यानी 1857 के विद्रोह के समय यह अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक किताब लिखी असबाब ए बगावत ए हिंद, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की काफ़ी आलोचना की। इनका जन्म 17 अक्टूबर को दिल्ली के सादात खानदान में हुआ था। हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता भी थे। इन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में ही हुई थी। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अलावा और भी बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की थी। 1858 में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसे की स्थापना की थी। 1863 में गाजीपुर में भी एक आधुनिक स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी, और इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना वहां पर की, जिसने कई शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया। उर्दू तथा अंग्रेजी में द्विभाषिका पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। उन्होंने 1886 में ही ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया,
जिसके वार्षिक सम्मेलन मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उन्हें एक साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाता था। मई 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम एक मुस्लिम स्कूल स्थापित किया और 1876 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने इसे कॉलेज में बदलने की बुनियाद रखी और उनकी परियोजनाओं के प्रति रूढ़िवादी विरोध के बावजूद कॉलेज ने तेजी से प्रगति की और 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? असंगठित श्रमिक वास्तव में वे हैं जो पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, मातृत्व अवकाश आदि का लाभ नहीं मिलता है और वे ज्यादातर दैनिक या प्रति घंटा मजदूरी पर काम करते हैं। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा, असंगठित श्रमिकों पर ट्रेड यूनियनों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर दोनों सही होगा, आंसर सी होगा। तो यहाँ पर आई हुई खबर है द हिंदू में, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर पोर्टल सी गुड ट्रैफिक। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्लासिफाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनटू 4 टाइप्स, यानी असंगठित क्षेत्र को 4 समूहों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी व्यवसाय के संदर्भ में जैसे छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, हिस्सा साझा करने वाले, मछुआरे, पशुपालक, बीड़ी रोलिंग करने वाले, ईंट भट्टों, पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकेजिंग करने वाले, निर्माण। तो यह सब जो है व्यवसाय के संदर्भ। इसी तरह से रोजगार की प्रकृति के संदर्भ में संलग्न खेतिया मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, अनुबंधी और दैनिक मजदूर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विशेष व्यथित श्रेणियों के संदर्भ में यानी ताड़ी बनाने वाले, सफाई कर्मी, सिर पर भार ढोने वाले, पशु चालित वाहन वाले श्रमिक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से सेवा श्रेणियों के संदर्भ में घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, न्यूज़पेपर विक्रेता आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में था। 2000 यानी यह सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2L एक असंगठित क्षेत्र को व्यक्तियों या स्वनियोजित श्रमिकों के स्वामित्व वाले उत्पादन या सेवा उन्मुख उद्यम के रूप में परिभाषित करती है। तो इस तरह से श्रमिकों की यह कह सकते हैं कि एक सीमा से कम आय अर्जित करना या अधिसूचित सीमा से कम भूमि का मालिक होना। यदि श्रमिक कार्यरत है तो श्रमिकों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचारों में रहा मारिब शहर बहुत ही चर्चित है। आए दिन यहाँ पर घटनाएं घटित होती रहती हैं और यह यमन में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 165 यमन रिबेल्स किल्ड नियर मारिब, यानी मारिब के नज़दीक यह घटना घटित हुई है और यह आए दिन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यमन की राजधानी साना है। यहाँ पर 2011 से ही गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ी हुई है। तो पूरी तरह से यमन तबाह हो चुका है। यहाँ पर लोग भूखों मरने की कगार पर पहुँच चुके हैं। मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लगातार इस पर कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र भी यमन को लेकर के काफ़ी चिंतित है। यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जल संधि जिसका बाबिल मंडेब जल संधि कहा जाता है। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है तथा यमन और जिबूती को अलग करती है। तो यहाँ पर यह बाबिल मंडेब जल संधि में यह जो लहरें टकराती हैं तो इससे यहाँ पर फुहार मतलब इस पे जल की धारा फैल जाती है, जिससे इन तटीय क्षेत्रों पर यहाँ पर मोचा नामक कॉफी का उत्पादन होता है। इसीलिए बाबिल मंडेब जल संधि को यहाँ आंसुओं का द्वार कहा जाता है। यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी पूर्व वर्ष में आया हुआ प्रश्न 2016 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक द्वारा की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। तो यहाँ एपेक नहीं होगा, यह ब्रिक्स के द्वारा की गई है। BRICS यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2012 में ही इसके बारे में जो है पारित किया गया था और 2014 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी। तो अतः आंसर क्या होगा? केवल 2 होगा, तो आंसर बी होगा। तो यहाँ पर आप न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख सकते हैं कि चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था और 2014 में ब्राजील के फोर्टेलेजा शहर में छठे ब्रिक्स सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में ही है, ध्यान रखेंगे। और यह ब्रिक्स जो है ब्राजील, रूस, भारत,
चीन और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने के लिए बनाया गया एक संक्षिप्त नाम है, यानी BRICS, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक हुआ करता था, बाद में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। अब बढ़ते हैं, आज का तथ्य है निहंग सिख। तो यह भी संपादकीय पृष्ठ पर आया हुआ है निहंग के बारे में, जो कि अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई, एक व्यक्ति को मार दिया गया जिसमें निहंग सिख का नाम आ रहा है। तो यह निहंग होते क्या हैं? तो यह योद्धा सिख होते हैं। इनकी उत्पत्ति 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा के निर्माण के वक्त की गई थी। तो निहंग का जो फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है मगरमच्छ होता है। इतिहासकारों के मुताबिक ये नाम मुगलों ने दिया था। तो सिखों के लड़ाका योद्धाओं को मुगल निहंग कहते थे। तो इस तरह से उनका अर्थ ही यही है कि पानी में मगरमच्छ को हराना मुश्किल है, जिस तरह से उसी प्रकार युद्ध में निहंगों को हराना आसान नहीं है। तो निहंग जो है एक खास तरीके के वह नीले वस्त्र धारण करते हैं और पगड़ी जो है अर्धचंद्राकार दो धारी तलवार की बैज होती है। निहंग सिंह साथ में एक तलवार भी रखते हैं और हाथ में लोहे का वो कंगन पहनते हैं। तेरा पैरों में एक चमड़े के जूते और एक ढाल लेकर वह चलते हैं। पिछले साल भी एक घटना घटित हुई थी। लॉकडाउन की वजह से पुलिसकर्मी ने कोरोना लॉकडाउन के तहत उनसे पास दिखाने को कहा, जिसकी वजह से उसका हाथ काट दिए थे। तो इस तरह से पहले सिख शासन के पतन के बाद मुगल शासक सिखों को मार रहे थे और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह दुरानी के हमले के दौरान सिख पंथ की रक्षा करने में निहंगों ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से 18वीं और 19वीं शताब्दी में मुगल और अफगान आक्रमणकारियों का डट कर निहंगों ने जो है मुकाबला किया था। तो निहंग सिखों ने अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली से भी युद्ध किया था। तो यह योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि इनके ऊपर वर्तमान समय में कई आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से अभी जो 2-3 दिन पहले की ही घटना घटित हुई है, उसकी वजह से यह निहंग फिर से चर्चा में आ गए हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।